कंक्लूजन होगा, 2-3 पॉइंट आपके प्रॉस होंगे, 2-3 पॉइंट आपके कॉन्स होंगे, 1-2 आपका वे फॉरवर्ड होगा। आइडियल लिखने का जो तरीका होता है मेंस का यही होता है कि इंट्रोडक्शन, प्रॉस, कॉन्स, वे फॉरवर्ड एंड देन यू हैव टू कंक्लूड। ठीक है, 2 लाइन में भी कंक्लूड करना है, कंक्लूड आपको करना है। कंक्लूजन का एक नॉर्मल जो होता है कि वही कुछ आप सजेस्टिव करें, कुछ पॉजिटिव टोन में दे के करें, बस ये नॉर्मल होता है। इंट्रोडक्शन में हमेशा कुछ आप डेटा, फैक्ट्स या रिसेंट कोई इवेंट्स हो जिसमें पॉलिसी डिसीजन लिया गया है तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यहाँ पे है कि आप लोगों को भी पता होगा कि कैसे वोट देते हैं। ये है व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो जो लोग वोट देते हैं आप लोगों में क्या है फैक्टर्स, जो लोगों ने वोट नहीं दिया कभी देंगे ना, तो वोट देंगे तो क्या होगा जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा? आपको क्या होता है जो इन्फ्लुएंस करता है? हाँ, बेटर इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हाँ ठीक है। अच्छा, पक्का ये सब था? ओके ये एकदम आइडियल नोट इन्होंने दिया है। आप लोगों का ये विमेंस के लिए क्या हो सकता है? पहला माना जाता है कि विमेंस आर ए होमोजीनियस ग्रुप, कि वो एक जैसे देंगी। ठीक है, तो ये हो सकता है कि कोई सरकार है जो आपको 3,000 रुपये पर मंथ दे रहा हो, या कोई गैस सिलेंडर फ्री में दिया हो। ठीक है, तो इस तरीके का है। लेकिन अभी जो एनालिसिस है ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि विमेंस का भी बहुत ज़्यादा होमोजीनियस होता है, विमेंस का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है। जैसे कि उनका रिलीजन क्या है, रेस क्या है, कास्ट क्या है, ठीक है, किस रीजन से आते हैं, वहाँ का मेन डोमिनेंट फैक्टर क्या है, ये सब चीज़ें भी उनको इन्फ्लुएंस करती है। ये एनालिसिस इसलिए हो रहा है कि अभी हमने देखा है कि वीमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू द मेल। तो अब ये हो रहा है कि सच में वीमेंस आर मोर कॉन्सर्न अबाउट देयर राइट्स, कि हमारे कौन पॉलिटिकल पार्टी हमारे राइट्स को ज़्यादा एड्रेस कर रही है, कौन हमें ज़्यादा इंटाइटलमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये सब चीज़ों को लेके वीमेंस का माना जा रहा है कि बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी आ रहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर वीमेंस राइट जो है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? जैसे अगर इतना सब कुछ वीमेंस से रिलेटेड होता तो वीमेंस का रिप्रेजेंटेशन इतना कम है, या जो वीमेंस की बेसिक्स नीड है वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इन्होंने एनालिसिस किया कि दिस इज नॉट ए सिंगल फैक्टर। मेन है कि वीमेंस का किस कास्ट से हैं तो वो भी फैक्टर करता है कि उनके कास्ट ग्रुप किस में वोट करते हैं, किस रिलीजन से आते हैं, किस रीजन से आते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ एनालिसिस किया है कि जो ज़्यादा टर्न आउट है इसलिए नहीं है कि वीमेंस आर वेरी मच कॉन्सर्न अबाउट द इलेक्शन और द पोलिंग और अबाउट देयर राइट टू वोट। मोर फैक्टर जो डोमिनेंट है दैट इज द, उनका ये है कि आउट माइग्रेशन ऑफ द मेल आर मोर। जो कमाने जाते हैं कौन जाता है? मेल गए, फीमेल घर पे रह गई, तो अब वोट कौन देने जाएगा? फीमेल ही जाएंगे। तो ऐसे रियल में नहीं है कि मेल की तुलना में फीमेल ज़्यादा जा रहा है। मेल जहाँ जाएंगे वहाँ तो देंगे नहीं, क्योंकि वोटिंग राइट्स को तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना पड़ता है। तो एक रीजन इन्होंने कहा है कि ये है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, जैसे इन्होंने दिया कि कई बार हमने देखा है कि जैसे गैप बिटवीन द फीमेल एंड मेल, जैसे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है। ठीक है, जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि कई ऐसे स्कीम्स है जिसके भी बेसिस पे फीमेल ने ज़्यादा वोट दिया। जैसे 2019 में उज्ज्वला योजना एंड प्रधानमंत्री आवास योजना, जहाँ पे मेन जो ओनर का टाइटल दिया जा रहा था वो फीमेल को दिया जा रहा था, तो यहाँ पे हमने देखा था कि थोड़ा इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, इन्होंने पार्टी वाइज भी डिवाइड किया है कि किस पार्टी को ज़्यादा फीमेल वोट देती हैं, किस पार्टी को कम देती हैं, गैप किसके किसके बीच में है। जैसे यहाँ पे एनालिसिस किया है कि पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज़्यादा जो वोट गैप है वहाँ पे बीजेपी को है, बीजेपी को कम मिलता है। लेकिन अभी हमने देखा है कि 2014 में बहुत ज़्यादा गैप था। ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली ये 2019 और 2024 तक आते आते थोड़ा सा कम हुआ है, 7% डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट तरीके का जो पैटर्न है वो डिस्कस किया है। तमिलनाडु, केरला एंड बंगाल में अलग ही मैटर है, वहाँ का जो रीजनल लोकल पॉलिटिकल मैटर रहता है उसके बेसिस पे वीमेन ज़्यादा वोट करती हैं। ये सब यहाँ पे एनालिसिस इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज दैट वी विल कवर इज द
इलेक्शन कमीशन रिलेंट्स टू हियर प्लीज टू अपलोड बूथ वाइज टर्नआउट। ठीक है, इस बार काफी इसको लेके लोगों ने मैटर इसको उठाया था कि जो बूथ वाइज इलेक्शन कमीशन क्या कहता था, पहले अपलोड कर देता था कि इस बूथ पे इतना टर्नआउट हुआ है, इतने लोगों ने वोट दिया है, टोटल जो लिस्टिंग थी इतने लोगों की थी। इस बार इन्होंने करा नहीं, तो इन्होंने कहा कि फॉल है कुछ, तो कुछ इन्होंने करा है कि हम वेरीफाई नहीं कर पाए, तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि प्लीज अपलोड द, जितना भी अपडेटेड आपका इलेक्शन हो जाता है उसके बाद जो टर्नआउट है और जितना आपकी लिस्टिंग थी उसको आप अपलोड कीजिए। तो इस केस को लेके एडीआर हैं और महुआ मोइत्रा हैं, वो लोग गए हैं। एक चीज आप याद रखिएगा, जो ये कॉपीज जिसमें ये डेटा प्रोवाइड होता है कि कितना टर्न आउट हुआ है, दैट इज द फॉर्म 17C। तो ये न्यूज में बहुत ज्यादा है, तो ये पूछ सकता है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द फॉर्म 17C दैट वाज रिसेंटली थ्रू द न्यूज। तो अकाउंट ऑफ द वोटर्स रिकॉर्ड जो है वो फॉर्म 17C में प्रोवाइड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट टू सी इफ द लोकपाल हैज पावर ओवर जजेस। तो ये कंटिन्यूअसली न्यूज में है। लोकपाल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ लोकपाल? कुछ तो बताइए आप लोग, ये तो कई बार हमने डिस्कस किया है क्लास में। व्हाट इज द लोकपाल? तीनों लोग। इतना ज्यादा मूवमेंट में भी, अच्छा उस समय लोग एज नहीं रहा होगा, 2011-12 अन्ना हजारे मूवमेंट चल रहा था लोकपाल को लेके। ओके, लोकपाल था कि जितना भी एक सबसे हम ऊपर एक ऑम्बुड्समैन के जैसे एक बॉडी बनाएंगे, जो कोई भी करप्शन से रिलेटेड केस होगा वो क्या करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और उसका जितना भी मॉनिटरिंग है वो करेगा। ठीक है, जैसे करप्शन के केसेस बहुत ज़्यादा थे, खासकर गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट था, तो उसके अंडर में हमने जितनी मिनिस्ट्री थी, प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी लेके आए, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हैं उनको लाए, और जितने भी ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं यूनियन एंड स्टेट लेवल पे, सबको इंक्लूड करके हमने एक बॉडी बनाई। ठीक है, लोकपाल जो था कितने मेंबर बॉडी था? 8 मेंबर बॉडी। गुड। कौन सिलेक्शन कमेटी में रहता है? सिलेक्शन कमेटी जो लोकपाल का होता है, प्राइम मिनिस्टर। ओके। हम्म हम्म ठीक है, एक दिन और हम लोग पढ़े थे, सब भूल गया। ठीक है, लोकपाल का जो 8 मेंबर बॉडी होना चाहिए, 8 में से 4 जो होना चाहिए दैट इज फ्रॉम द, कहाँ से होना चाहिए? हाँ, SCs, ST, OBCs, माइनॉरिटी एंड वीमेन, ये जितने भी वल्नरेबल एंड द मार्जिनलाइज ग्रुप है उनके बीच से आना चाहिए। ठीक है, एक चीज और है, 8 में से 4 जो होने चाहिए वो जुडिशियल होने चाहिए और 4 नॉन जुडिशियल होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब दिक्कत है कि पब्लिक बॉडी को ये क्या करेगा, उनके करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। अब पब्लिक बॉडी में, जैसे हम लोग स्टेट में कंफ्यूज थे कि स्टेट में जुडिशरी आएगा कि नहीं, ऐसे खुद जुडिशरी कंफ्यूज है कि पब्लिक बॉडी में आएगा कि नहीं। ठीक है, तो पब्लिक बॉडी का मतलब क्या होता है? पब्लिक बॉडी मतलब फंडेड फ्रॉम द आवर टैक्सेस, यही होता है ना। अब जो जजेस लोग हैं उनको भी तो हम ही से पैसे जाते हैं, वो भी तो करप्शन कर ही सकते हैं। उसमें तो सबसे ज्यादा करप्शन है, पैसे लेके एक बार में पूरा मामला दफा दफा कर देते हैं, इतने बड़े बड़े मैटर। तो ठीक है, तो उसको लेके काफी डिबेट चल रहा है कि वेदर जुडिशरी शुड बी ब्रॉट विद इन द दिस लोकपाल और नॉट, क्योंकि जुडिशरी का कहना है कि हमारा खुद का हमारा मैकेनिज्म है, हमारा जो इंटरनल बॉडी है वो इन्वेस्टिगेट कर लेता है। लेकिन अभी जो जितना भी विरोध चल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्ट इस समय जो पब्लिक ऑफिस है, पुलिस के बाद इस समय जुडिशरी है, इसीलिए चल रहा है कि जो जजेस को भी लाना चाहिए। तो ये सब चीजें काफी न्यूज में है। अभी जो है लोकपाल, जो पहला इन्होंने टर्म कॉइन किया था LM सिंघवी ने किया था। LM सिंघवी का एक और आया था, इन्होंने रिकमेंडेशन भी दिया था फॉर द पंचायती राज। बाद में इन्होंने ही लोकपाल का भी टर्म को क्वाइन किया था,
जो पहले लोकपाल थे दैट इज द पिनाकी चंद्र घोष, और अभी कौन है? अजय अजय माणिकराव खानविलकर, लोकपाल अभी के जो है, ठीक है। ये सब पीसीएस में पूछता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स यू शुड रिमेंबर। वन डे जो भी वन लाइनर एग्जामिनेशन होता है उसमें ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे कि पहला कौन था। तो पहला इट वाज द पिनाकी चंद्र घोष, एंड सेकंड अभी जो है वो अजय माणिकराव खानविलकर, ठीक है। Karnataka Assembly, next news, Karnataka Assembly tables bills to provide 4% quota for the Muslim in public contracts, बीजेपी अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कर्नाटका ने अभी इन्होंने कर्नाटका ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोसीजर बिल लेके आए हैं, और इसमें जो प्रोवाइड किया है फॉर द रिजर्वेशन 4% फॉर द मुस्लिम्स। अब देखिएगा जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, आज हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी, आर्टिकल 15 जो है, जो बेसिस होना चाहिए वो किसके बेसिस पे होना चाहिए? अगर आपको करना है सोशियो इकोनॉमिक क्लास के बेसिस पे होना चाहिए, और अधिक से अधिक आप जाएंगे कास्ट बेसिस पे जाएंगे। कास्ट में भी एससीज एसटीज यही जाएंगे, रिलीजन के बेसिस पे नहीं है। रिलीजन के बेसिस पे अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रोहिबिटेड है। रिलीजन में अगर देखिए, हिंदुइज्म को पूरा नहीं कोई भी वो कर सकता है। हिंदुइज्म में डिस्क्रिमिनेटरी कुछ कास्ट में है, उनको किया जा सकता है, जो हिस्टोरिकल फैक्टर है उस बेसिस पे। इस्लाम में भी, मुस्लिम्स में भी अगर कोई कुछ कास्ट, जो हर अब इंडिया में है कि हर एक रिलीजन में कास्ट है, तो उनमें भी कुछ कास्ट को हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ तक ओबीसी का ही देते हैं, एससीज एसटीज का नहीं देते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे अब ये स्टेट लाते रहते हैं, लेकिन यही अब कोर्ट में केस जाएगा, फिर वहां पे रिजेक्ट होगा, यही है, लेकिन ये आता रहता है। तो एक चीज याद रखिएगा, रिजर्वेशन न ही ऑन द बेसिस ऑफ हम दे सकते हैं रिलीजन, न ही ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, कि आप यहाँ के, जैसे ये भी बहुत न्यूज में आता है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने लोकल्स के लिए इतने % जॉब रिजर्व किए, इतने % इन्होंने किए, तो ये कहीं ना कहीं जाके रिजेक्ट होता है, ये न्यूज में रहता है। हर एक स्टेट कभी ना कभी अपना इस तरीके का ये पॉलिटिकल गिमिक होता है। पॉलिटिकली जैसे आपको वोट लेना है, तो जब इलेक्शन आ रहा है तो इस तरीके के वादे कीजिए। आम जनता को तो पता नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं होता है, पहले वोट ले लीजिए, बाद में उनको पता ही है, जाके रिजेक्ट हो ही जाता है। तो ये सब बेसिस है। नेक्स्ट न्यूज है, बीएसएनएल हैज डायलिंग द रॉन्ग कंसल्टेंट, ठीक है। अभी बीएसएनएल इसलिए न्यूज में था कि बीएसएनएल ये कह अपना कि मैं काफी, हमारी इफिशियंसी खराब है, अभी हम डूब रहे हैं, कैसे हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, इसके लिए इन्होंने एक विदेशी फर्म को हायर किया था, ये बताने के लिए क्या किया जाए कि बिजनेस अच्छा हो जाए, ठीक है। तो इस पे डिबेट चल रहा है कि उस विदेशी फर्म को इन्होंने नियर अबाउट 125 करोड़ के आसपास दिया हुआ है, 132 करोड़ के आसपास इन्होंने पे किया हुआ है। तो अब डिबेट ये चल रहा है कि आपने पैसे सिर्फ इसलिए दे दिए कि कंसल्ट करने के लिए कि कैसे हम इफिशियंसी इंप्रूव करें। तो इन्होंने कहा कि एक तो आप वो जो फॉर्म था उन्होंने बस ये बता दिया कि आप जो एम्प्लॉयड हैं, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनको आप कट कीजिए, नंबर ऑफ उनको घटा दीजिए, तो आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। लेकिन अब डिबेट ये हो गया कि एक तो बीएसएनएल पब्लिक सेक्टर है, आपने प्राइवेट कंसल्टेंट को करा, तो आपका नेचर अलग होता है। पब्लिक सेक्टर का काम होता है कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ना पहुंच पाए वहां जाइए। प्राइवेट सेक्टर कहाँ जाती है? जहाँ पे बेनिफिट होता है। पब्लिक सेक्टर कहाँ जाती है? जहाँ पे बेनिफिट हो या ना हो, जहाँ पे हमें लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। अब जितने भी बैंक्स होते हैं वो कहाँ? शहरों में होते हैं, क्योंकि शहरों के बाद लोगों के पास पैसे हैं, वो जाके बैंक में जमा करेंगे। गांव में नहीं है, गांव में लोग 50 रुपए, 100 रुपए, 200 जमा करने आएंगे, फिर मैक्सिमम वो स्कीम्स निकालने आएंगे, तो वहां पे प्रॉफिट नहीं होता है। शहरों में लोन लेने आएंगे 1 करोड़ 50 लाख, क्योंकि उनको किसी को घर बनवाना है, किसी को नया बिजनेस करना है। सेम इज द केस विद द अदर पब्लिक सेक्टर। जहां पे भी पब्लिक, अब बीएसएनएल कहाँ जाएगा? उस पहाड़ी एरिया में जहाँ पे जियो नहीं जाएगा। जियो क्यों 5 लोगों के लिए लेके जाएगा कहीं पे रिमोट एरिया में या किसी गांव में? तो वहां पे काम है कि बीएसएनएल जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर फायदा हो या ना हो, लेकिन मेन है कि पब्लिक जो सर्विस है वो आप इंटरप्ट ना होने दें, उनको भी आप इंक्लूसिव ग्रोथ का मेन पर्पज होता है, और प्राइवेट सेक्टर का मेन पर्पज हमेशा बेनिफिट ही रहेगा। तो वही डिबेट चल रहा है कि आपने भले पैसे दे दिए, लेकिन वो तो प्राइवेट सेक्टर है, अपने अनुसार वो अपना देगा कि आप कम कीजिए एम्प्लॉयमेंट, आप उस जगह पे नहीं जाइए जहाँ पे प्रॉफिट नहीं है। दूसरी चीज है कि ये जितने भी कंसल्टेंट होता है उनको तो बताना होता है
ऐसा नहीं है कि उनकी क्यों अकाउंटेबिलिटी है, अगर मानिए इम्प्रूव नहीं हुआ बताने के बाद भी तो उनको कुछ नहीं लेना देना, उनका तो सजेशन दे दिया, पैसे ले लिया और चला गया। तो ये यहाँ पे डिबेट हो रहा है कि आपने एक तो अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, दूसरी चीज ये है कि आपने नेचर नहीं समझा, और कहीं ना कहीं जो आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो अपनी ही स्किलिंग कीजिए। जैसे वो जो कंसल्टेंसी है वो बता भी दिया, तो जो भी रिसर्च किया होगा तो आपका तो स्किल बना नहीं, वो तो चला गया, फिर आपको अगली बार कभी जरूरत पड़ेगा कि कैसे इंप्रूव करें तो आपका स्किल डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने ही लोगों को इंप्रूव करेंगे तो खुद का भी तो स्किल बढ़ेगा और हर बार उस कंसल्टेंसी की नीड नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जब भी प्राइवेट सेक्टर लिबरलाइजेशन जीएस पेपर 3 में है, ये सब टॉपिक है, तो वो सब में ये यूज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जीएस पेपर 3 का भी पार्ट है, जीएस पेपर 2 में भी गवर्नेंस का पार्ट आ जाएगा कि कैसे हम पब्लिक पॉलिसी बनाएं ताकि डिफरेंट हमारे जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट का है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल हो। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज इज व्हाट इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान न्यूज में है, क्यों न्यूज में है? क्यों न्यूज में है? हाँ, बलूचिस्तान मेनली दैट इज मेकिंग बॉर्डर विद इंडिया के साथ बॉर्डर बनाता है। किसके साथ? इंडिया के साथ बॉर्डर है बलूचिस्तान का? नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि हम अटैक करवा रहे हैं। हम करवा रहे हैं? ठीक। कौन क्या है? अजीत डोवाल क्या है कि हम करा रहे हैं? अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे मैटर बहुत कुछ होता है। जैसे अब कश्मीर में कुछ होता है तो हम पाकिस्तान को बोलते हैं, ठीक है, बलूचिस्तान में कुछ होगा तो वो हमें बोलेगा। लेकिन बलूचिस्तान में इनस्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि सच में वहाँ पे इस तरीके का कंडीशन है। अगर इंडिया में कहीं पे नक्सलाइट मूवमेंट होता है तो ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान ही 100% है, कहीं ना कहीं हमारा भी तो इंटरनली जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होता है वो भी है। बलूचिस्तान नियर अबाउट 40% ऑफ जो एरिया है, एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन लोग वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो केवल पूरे पाकिस्तान का 40% एरिया में है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो 5% है। तो अगर पॉपुलेशन कम है तो क्या होगा? पॉलिटिकली आप गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। गवर्नमेंट मैक्सिमम जो बनती है वो पंजाब एरिया से बनती है। पंजाब के लोग डोमिनेंट है क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ का ठीक ठाक है, वही लोग मेनली पॉलिटिकल जो पावर में रहते हैं वो रहते हैं। तो अब डिबेट ये चल रहा है कि जब मैक्सिमम पॉलिटिकल पावर अगर दिल्ली में रहेगा या लखनऊ में रहेगा तो दूर का एरिया क्या होगा? लोग उतना केयर नहीं करते हैं और पॉपुलेशन कम। दूर का एरिया अगर पॉपुलेशन भी ज्यादा हो तो वोट मांगने तो जाएंगे ही। अब 100 में 5% वोट न भी दें, मेन फोकस कहाँ पे होगा? जहाँ पे 20% 30% इस तरीके का पॉपुलेशन हो। तो इसलिए वो इग्नोरेंट एरिया है, वहाँ पे ना ही डेवलप किया है, ना ही वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम अच्छा है, ना ही वहाँ पे हेल्थ सिस्टम अच्छा है, रोड कुछ भी नहीं है। दूसरी चीजें हैं कि वहाँ पे फॉरेन इंटरफेरेंस, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बना रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बलूचिस्तान से होके जाता है। चाइना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है। व्हाट इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? बताइए, क्या बना रहा है? सिल्क रोड बना है या अक्रॉस द वर्ल्ड वो कनेक्ट करने की बात कर रहा है। मेन है कि एशिया, अफ्रीका, आप यूरोप की बात कर लें, और धीरे धीरे सी लेन के द्वारा और भी एरिया में वो कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उसी का एक है कि वो जिनजियांग जो उनका प्रोविंस है उसके थ्रू बनाते हुए रोड, और ग्वादार पोर्ट जो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान का पार्ट है, वहां पे वो पोर्ट बना के अरेबियन सी से कनेक्ट करना चाहते हैं और ये वेस्ट एशिया में जाके एंट्री मारना चाहते हैं। ये मेन एम है। अब यहाँ पे दिक्कत है कि जब बाहरी इन्फ्लुएंस आएगा तो वहाँ के लोगों को लगता है कि हमारा जो राइट्स है वो हम पे नहीं मिल पा रहा है। हमारी जो लोकल नेचुरल रिसोर्स है, बलूचिस्तान नेचुरली बहुत ही रिच है, वहाँ पे कोबाल्ट है, ठीक है, वहाँ पे जो क्रूड ऑयल है वो भी वहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे झारखंड का एरिया है, गरीबी, लेकिन वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है, यही हाल बलूचिस्तान का है। तो इससे लोगों को और लगता है कि एक तो रिसोर्स हमारा निकाल के ले जा रहे हैं और कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। ठीक, दूसरी चीज है कि अब आर्मी है वो उतनी संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि आर्मी का जो लेजिटिमेसी है पाकिस्तान का वो भी थोड़ा, क्योंकि अटैक इसलिए भी बढ़ गए हैं कि आर्मी खुद इलेजिटिमेट हो गई है। खासकर जो इमरान खान का केस आया है कि बहुत ही क्लियर कट में डेमोक्रेसी को थ्रोटल करने की कोशिश किया है, दबाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्मी भी थोड़ा सा वीक पड़ गई है, इसीलिए इस तरीके के मूवमेंट ज्यादा है। इंडिया को क्या फायदा है? इंडिया को
ऐसे कुछ डायरेक्ट फायदा नहीं है, क्योंकि बॉर्डर तो हमसे मिलता नहीं है। बॉर्डर मिलता तो लगता है कि हम कनेक्ट हो जाएंगे ईरान से, तो हम पूरा अपना दम लगा देते। और साथ साथ ईरान को भी फायदा नहीं है। ईरान को क्यों फायदा नहीं? ईरान से तो बॉर्डर मिलता है। बलूचिस्तान को एक बार दिखा दो, मैप खोलिए आप लोग, तब ज्यादा क्लियरिटी होगी। एटलस खरीदा है आपने? ओपन ओपन कीजिए। आपने आदित्य एटलस याद है? चलिए तब याद है तो। ये वाला एरिया बलूचिस्तान है। एरिया देखिए कितना बड़ा है। द एरिया इज डोमिनेटिंग 40% इसका, जो पूरे पाकिस्तान का एरिया, दैट इज द दिस। अब ग्वादार पोर्ट यहाँ पे है, जो चाइना बना रहा है थ्रू द हमारा जो पीओके है उसके थ्रू आते हुए ये आ रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो एरिया है ये ईरान है। ईरान सपोर्ट कर सकता था, लेकिन ईरान क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है? ईरान क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है? शिया है, खैबर पख्तूनवा ट्राइब है वो तो वैसे भी। देखिए मेन दिक्कत है कि जो यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ईरान का भी एरिया इनका है। बलूचिस्तान में का कुछ एरिया कह रहे हैं ईरान ने भी लिया है, वो भी वो मांग रहे हैं। तो इसीलिए ईरान भी कई बार अटैक करता है। ईरान भी बहुत खुश नहीं है, लेकिन इनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो हमें अफगानिस्तान से मिल रहा है। अफगानिस्तान मेन सपोर्टिंग पॉइंट है, और अफगानिस्तान बाई एनीवे वो इनके खिलाफ बोलने को भी तैयार नहीं है। मेन यहाँ पे मुद्दा ये आ जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे यही एनालिसिस है ओवरऑल न्यूज में कि बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, जैसे कि वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है। ये सब पूरे में एनालिसिस किया गया जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। रिच नेचुरल रिसोर्स है, यहाँ तक कि गोल्ड भी है वहाँ पे। तो ये याद रखिएगा, गोल्ड, कोल, कॉपर, नेचुरल गैस, एवरीथिंग इज देयर, बट प्रोविंस इज नॉट डेवलप्ड। पॉलिटिकल भी पावर उनके पास नहीं है। कुछ बलोच को मानना है कि उनको जबरदस्ती मिलाया गया था, वो अलग खुद के ट्राइबल थे। जैसे हम में भी कई लोग कहते हैं, जैसे नागालैंड है, हमारे खिलाफ बोलता है कि जबरदस्ती मिलाया गया। ऐसे जहाँ पे भी न्यू नेशन फॉर्म होता है, उस हर एक नेशन के साथ इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। ग्वादार पोर्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, लिखने के काम में आएगा। 44% इनका एरिया है ज्योग्राफिकल, 5% इनका पॉपुलेशन है ओवरऑल पाकिस्तान में। पाकिस्तान इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहा है क्योंकि जो ओवरऑल जो ये मूवमेंट है वो सिस्तान एक देश बनाने की बात कर रहे हैं। सिस्तान में कुछ पार्ट जो होगा दैट विल बी फ्रॉम द ईरान। तो ईरान भी इसीलिए सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि खुद उनके ही एरिया पे भी ये अपना क्लेम कर रहे हैं। ये सब चीजें हैं, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इंडिया क्यों नहीं सपोर्ट करेगा। हमें अगर बाहर जाना है कि हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्योंकि पाकिस्तान हम पे भी आरोप लगा रहा है कि पूरा का पूरा जो जितने भी वेपन्स यूज हो रहे हैं वो इंडिया मेड है, इंडिया सप्लाइड है। व्हाट इज द फेमा? फेमा हम लोगों ने 3-4 दिन पहले, कुछ दिन पहले भी पढ़ा था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट किस लिए है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉरेन फॉरेन जो रिजर्व है, हमारे फॉरेन करेंसीज हैं, उसको हम रेगुलेट करते हैं। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू जो फॉरेन करेंसीज हैं, कई बार वो एंटी सोशल एक्टिविटीज के लिए भी आते हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए भी आते हैं। जैसे ये बहुत अच्छा केस आज का दिया है। आज का केस जो है वो है कि इन्होंने एक एनजीओ को फंडिंग किया है, और एनजीओ को इस तरीके से फंडिंग किया है कि इन्होंने इन्वेस्ट किया है। जैसे दो चीजों को हम लोगों ने एक दिन डिस्कस किया था। एक तो कौन ये था, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और दूसरा क्या था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA, ठीक है।
फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो था वो डायरेक्ट फंडिंग थी एनजीओज के लिए, ठीक है। लेकिन फेमा था, फेमा वाज विद रिस्पेक्ट टू द कैसे हम फॉरेन करेंसी को इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लाते हैं, कैसे हम फॉरेन एक्सचेंज को, खासकर आप एफडीआई का नकली रूप देके आप फंडिंग करते हैं फॉर द डिफरेंट अदर एक्टिविटीज। तो इन्होंने एनजीओज को दिया है, लेकिन उन्होंने जो देने का तरीका है दैट इज द एफडीआई के थ्रू दिया है। तो यहाँ पे है कि आपने जो किया है वो मिसयूज किया है, डिफरेंट आप प्रोटेस्ट एक्टिविटीज करवा रहे थे। तो ये सब चीजों को लेके है कि फेमा का किस तरीके से नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट वो देखते हैं कि सच में इन्वेस्टमेंट है कि नकली आपने डुप्लीकेशन करके किसी और पर्पज के लिए दे रहे हैं। होता है ना कि जैसे मुझे यूएस को या चाइना को ही मुझे इंडिया में कुछ प्रोटेस्ट करवाना है, कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज करवाना है, तो डायरेक्ट अगर मैं फंडिंग ना होने दें तो उसको क्या तरीका होगा, वो क्या करेगा, एक नकली सेल कंपनी खोलेगा इंडिया में और उसके नाम पे पैसे भेजेगा, कंपनी दिखाएगी मेरा लॉस जा रहा है, पैसे तो ले लेगा 20 करोड़, वो पैसे क्या करेगा, धीरे धीरे जाके बांटेगा लोगों में, जो लोगों का गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ एक्टिविटीज करवानी है, कुछ अटैक करवाने हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवाना है, तो वो सब पैसे वहां से डाइवर्ट हो गए। ये तरीका समझ में आ रहा है कि आपने कहा कि मैं एक कंपनी चलाने जा रहा हूँ, आप चाइनीज कंपनी लेके आ रहे हैं, आप पैसे आ रहे हैं सब आप लॉस में दिखा दीजिए। सेल कंपनी ऐसी होती है कि एक्टिविटीज नहीं होते हैं, बस वो पेपर पे होता है, बाकी के वो पैसे को डाइवर्ट करते हैं इधर उधर। क्लियर हो रही है? तो फेमा का मेन काम है कि जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से आ रहा है उसको कंट्रोल करें, एंड एफसीआरए जो है वो डायरेक्ट फंडिंग है, वो फंडिंग जिस लिए दिया गया है उसके लिए यूज हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो देखेगा वो फेमा देखेगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्लियर हो रहा है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट स्टार्ट इंदिरा गांधी के टाइम पे 1973 में हुआ था। धीरे धीरे इसको, पहले इसका मेन पर्पस था रेगुलेशन, लेकिन अभी जब हम लिबरलाइज किए हैं तो उसको हटा के हमने इसको मैनेजमेंट एक्ट के रूप में लेके आए हैं। पहले इसका नाम था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, अभी इसको हमने नाम बदल के मैनेजमेंट कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले ये था कि आप जब तक कोई चीज, नॉर्मल क्या होता है कि जब तक कोई चीज आपको मना ना हो तब तक आप सब चीज कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी कोई कहता है कि रोड पे आपको कूद कूद के चलना है, तेजी से चलना है, बस ये है कि रोड पे आपको गाड़ी के आगे नहीं आना है, यही है नॉर्मल। आप किस तरीके से चल रहे हैं ये नहीं है। मैक्सिमम जो लॉ होता है वो बताता है कि क्या नहीं करना है, करना है वो आप अपने आप करते रहते हैं, जो नहीं करना है वो प्रोहिबिट होता है। फेमा ऐसा था जिसमें केवल बताया जा रहा था क्या आपको करना है, नहीं करना है वो लॉ बताएगा। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, क्या करना है वो लॉ बताएगा, एंड नहीं करना है यू हैव टू, क्या मैं उल्टा बोल रहा हूं। नॉर्मल क्या होता है कि जैसे आप कोई भी चीज करते हैं वहां पे मनाही नहीं होते, यू कैन डू, कि ये आपको नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है बस वो लिखा है, उतना ही कर सकते हैं, उसके सिवा जो भी करेंगे वो इलीगल होगा। अभी समझ में आया कि अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं? जो उसमें लिखा है बस वही कर सकते हैं। जैसे है कि 2 कदम पे ही आपको चलना है, फिर रुकना है, 2 कदम पे चलना है, तो ये आपका रोड को गवर्न करेगा। इसके सिवा कैसे भी चलेंगे तो जेल में बंद होंगे, होता है ना। लेकिन नॉर्मल जो लॉ होता है वो होता है कि ये नहीं करना है, बाकी आप अपने आप को मॉडिफाई कीजिए कि 20 की स्पीड से चलिए, 25 की स्पीड से चलिए, 15 की स्पीड से चलिए, आपको 60 की स्पीड को क्रॉस नहीं करना है, वो ओवर स्पीडिंग आएंगी, ये नहीं करना है। बीच में आप कैसे भी कर सकते हैं। फेमा में है कि केवल 60 की स्पीड में चलना है, उसके आगे पीछे जाएंगे तो जेल में जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि क्या करना है? वो ऐसा बहुत कम लॉ होता है, और जिस लॉ में कुछ जो करना है वही डिफाइंड हो, नहीं करना हो उतना इलीगल हो जाएगा, दैट विल बी द हार्डेस्ट। वो हार्डेस्ट होगा ना, कि वो आपको फॉलो करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो फेमा, इसीलिए बहुत टफ माना जाता है, क्योंकि ये ऐसे एक्ट है जहां पे ये लिखा होता है यही करना है, इसके सिवा कुछ भी कीजिएगा तो यू विल बी इन द जेल। क्लियर हो रहा है? जैसे अभी कई लोगों को पकड़ के ले जाते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू, ये सब एक्ट के थ्रू। इसीलिए कहा जाता है इसका मिसयूज बहुत होता है। जितना हार्श लॉ होगा गवर्नमेंट उसका मिसयूज करेगा, जितने उनके अपोजिशन में रहेंगे उनको पकड़ पकड़ ले जाएंगे उस एक्ट के थ्रू कि आपने तो ये किया, ये तो लिखा नहीं था। क्लियर हो रही है ये चीजें? एक और फेमा का खास बात है कि नॉर्मल लॉ में ये होता है कि जैसे किसी आपका नॉर्मल कोई भी लॉ है कि आपका किसी आपके पड़ोसी से लड़ाई हो गया, आपने उसका सर फोड़ दिया तो पुलिस पकड़ के ले गई, तो आपका नॉर्मल ये होता है कि जब तक पुलिस प्रूफ ना कर दे कि आपने ही सर फोड़ा है तब तक आपको इनोसेंस माना जाता है कि आप गिल्टी नहीं है।
नॉर्मल जब तक सजा न मिल जाए तब तक आपको केस जितना दिन चलेगा तब तक यू विल बी इनोसेंट। आपको नहीं माना जाता है कि यू आर द कल्प्रिट या आप अपराधी नहीं है, आपको क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। लेकिन फेमा या मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट में माना जाता है कि जो आपके खिलाफ केस हो गया तब तक माना जाता है कि यू आर द गिल्टी अनटिल एंड अनलेस प्रूवन दैट यू आर इनोसेंट। उल्टा है। समझ में आ रहा है? फिर मैं समझाऊं? क्लियर हो रहा है क्या इसका मतलब है? बताइए। नॉर्मल लॉ में होता है कि आप इनोसेंट हैं तो आप क्रिमिनल है जब तक आप ये ना प्रूफ कर दें कि आप इनोसेंट है। तो ये बर्डन जो प्रूफ करने का होता है वो किस पे होगा? आप पे हो गया। नॉर्मल बेल कंडीशन और में मिल जाता है क्योंकि आपको इनोसेंट माना जा रहा है तो बेल मिल गया। इसमें क्या होगा? बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको पहले ही क्रिमिनल मान लिया गया। तो आप ये एकदम प्रूफ कीजिए कि आप इनोसेंट हैं, कुछ भी गलत नहीं किए हैं, तब तक आपको बेल भी नहीं मिलता। आप देखिएगा इन सब केसेस में बेल नहीं मिल रहा है। केजरीवाल चीफ मिनिस्टर होकर भी 1 साल से ज्यादा जेल में रहे क्योंकि पहले ही इन सब केस में क्रिमिनल मान लिया जाता है। क्लियर हो रहा है क्यों ये सब केसेस टफ हैं? क्योंकि इसमें थोड़ा सा टफ पार्ट है, इसीलिए फेमा इज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी हमारे वहाँ रायसेना हिल्स का डायलॉग चल रहा है। रायसेना हिल्स जो हमारा एक प्लेटफॉर्म हमने खुद बनाया है, इस बार 10वीं हमने ये डायलॉग करा है। कौन कराता है इसको? ORF कराता है विद कोलेबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे है दिस इज द रायसेना हिल डायलॉग। ये हमारा है। यहाँ पे हम पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड के जितने भी टॉप लीडर है, जैसे अभी कनाडा की जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं, US की इंटेलिजेंस चीफ हैं तुलसी गबार्ड, ठीक है, ये आई हैं। अब तुलसी गबार्ड नाम लिखा है तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये इंडियन ओरिजिन की हैं, ये हैं US की ही ओरिजिन की। बट यहाँ तक कि सी इज द नेटिव टू द US, अमेरिका की जो नेटिव होते हैं वहाँ से बिलोंग करती हैं। लेकिन यह है कि इनको हिंदुइज्म बहुत अच्छा लगता है तो हिंदुइज्म के कारण इन्होंने नाम अपना तुलसी रख दिया है। ठीक है, दिस इज द रीजन। तो सी इज ऑन द विजिट, ये ज्वाइन कर रही हैं। तो इस तरीके का हमारा 2 इस समय प्लेटफॉर्म है, एक है रायसेना हिल्स, दूसरा क्या है? हुँ? अभी उसको भी हम लोग कंडक्ट करा रहे थे। क्या है? कौन कौन सा प्लेटफॉर्म हम इंडिया ने बना के रखा है जहाँ पे हम अपनी बातों को कर सके? ऐसे प्लेटफॉर्म का क्या फायदा है? रायसीना हिल्स का क्या फायदा है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द रायसीना हिल्स? इस तरीके के डायलॉग का क्या फायदा है? हम बुला रहे हैं पूरे दुनिया से, क्यों बुलाते हैं? ताकि हम भी अपना पक्ष रख सके ना, हम भी अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज है। मैं किसी कॉलेज में जाके सेमिनार क्यों करूंगा, या मैं किसी और कॉलेज से बच्चों को यहाँ बुला के सेमिनार क्यों कराऊंगा? क्योंकि मुझे अपनी बातें बतानी होगी कि हम इस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। तो अक्रॉस द वर्ल्ड हमारा मैसेज कैसे जाएगा? हम भी प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जैसे अदर कंट्रीज भी अपना अपना प्लेटफॉर्म बना के चीज़ों को कन्वे करते हैं। जैसे इंडिया भी तो अभी हम लोग बहुत कुछ लॉन्च कर रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या लॉन्च किया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था 2015 में, तो कहीं ना कहीं वो ग्लोबल लेवल पे है। उसके पहले हम क्या लॉन्च करके चला रहे थे अपना? सबसे स्टार्टिंग का इंडिया का ग्लोबल लेवल पे क्या था? सबसे पहले तो नाम था, हमारा नेम के थ्रू हम लोग अपना कर रहे थे। ठीक है, अभी इंटरनेशनल ग्लोबल अलायंस चला रहे हैं। ठीक है, रायसेना हिल्स अभी ये न्यू डायलॉग स्टार्ट किया है। ऐसे ही हम डिफरेंट तरीके का ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी भी कंटिन्यू करवाते हैं, जहाँ पे हम अपने चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट न्यूज है कि ट्राइबल मैन मूव्स हाई कोर्ट टू परफॉर्म कस्टमरी वर्शिप इनसाइड STR सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है सिमलीपाल? उड़ीसा में है। ठीक है, कितने टाइगर रिजर्व अभी हो गए? 58 लास्ट वाला माधव नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश।
द डिस्टोपियन साइड ऑफ इंस्टा कॉमर्स, यहाँ पे यह डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे अभी हम खासकर जो गिग वर्कर्स की जो हम लोग बात कर रहे थे कंटिन्यूअसली, उनका क्या इश्यूज है, एक दिन और डिस्कस किया था। गिग वर्कर्स का मेन इशू क्या चल रहा है, क्या है? रेटिंग का है, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है जो कॉमन है। दूसरी चीज क्या है कि उनके ऊपर ये प्रेशर जो एक आप बना देते हैं कि हर दिन आपको मिलेगा, एंड उसका क्या होता है, कई कस्टमर उनका मिसयूज करते हैं कि दिया है उन्होंने एड्रेस यहाँ का, बुलाएंगे बक्सीपुर में आ जाओ, नहीं दिया तो फिर रेटिंग 3 दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो। दूसरी चीज ये है कि आपने गिग वर्कर्स कर लिया तो आपका, पहले आपने बताया कि ये फ्रीडम दे रहा है वर्कर्स को, जब मन करे ऑन करे, जब मन करे ऑफ करे, लेकिन ये फ्रीडम इसको भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं गायब कर दिया है बाय द कंपलसरी। उन्होंने कर दिया कि इतने देर का आपको आउटपुट देना है, होता है ना कि इतना डिलीवरी देना है तभी आपको रेटिंग अच्छी मिलेगी। तो भले आपने कहा कि फ्रीडम हम दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए आपने तो उनका नहीं नॉर्मल जॉब करने दे रहे। नॉर्मल जॉब करते तो कम से कम सैलरीज फिक्स होती, सैलरी के साथ साथ आपका जो डिफरेंट तरीके के इंटाइटलमेंट्स जो मिलते हैं कि आपका बाद में क्या मिलता है, पेंशन्स मिलेगा, किसी को चोट लग गया घर में तो आपको इंश्योरेंस मिलता है, आपको कुछ टीएडीए ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड किया जाता है, अलाउंस डिफरेंट तरीका है, ये सब कट कर दिया, ठीक है। जो वर्किंग आवर्स है वो भी तो नॉर्मल जॉब में रेगुलेट होता है कि आपको 8 घंटे काम कराना है, वीक में इतने दिन की छुट्टी देना है। इसमें तो आप देंगे नहीं, जिस दिन काम किया करा, जिस दिन नहीं किया उस दिन आपका सैलरी कट हुआ। तो इस सब चीज़ों को लेके ये निखिल डे हैं। निखिल डे खासकर जो मजदूर शक्ति संगठन था इसमें ये लोग काम करते हैं, और जो राइट टू इंफॉर्मेशन आया था ये लोग इसमें बहुत योगदान था। निखिल डे थे, शंकर सिंह थे, एंड अरुणा रॉय जो हैं आईएएस ऑफिसर थी, वो छोड़ के ये सब चलाते हैं लोग। मेन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मजदूर शक्ति किसान शक्ति संगठन, ये बहुत फेमस है। ये कभी भी किसी अच्छे एनजीओ का नाम देना है तो ये बहुत टॉप पे आता है। जैसे आप गवर्नेंस में कभी भी लिखते हैं तो मजदूर किसान शक्ति संगठन, और इसके जो ये खासकर ये लोग हैं, निखिल डे हैं, शंकर सिंह है एंड अरुणा रॉय हैं, दे आर द वेरी प्रोमिनेंट रोल इन सब में, ठीक है। तो ये लोग हमेशा वर्कर्स का जो भी राइट्स होता है उस पर इनका मेन है कि एडवोकेसी करना। तो यही यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ अलाइन कर लेती है, और जो पॉलिसी है वो हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में बनता है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्या क्या डिमांड है जो इंडस्ट्रियलिस्ट की है, कि जो गिग वर्कर्स है उनको आप एम्प्लॉय के जैसे मत कीजिए, ठीक है, एंड दे शुड नॉट हैव द एक्सेस टू द डेटा एंड ब्रेकअप ऑफ द इंडिविजुअल बिल्स, वो सब चीज़ें आप मत प्रोवाइड कीजिए। फिर है कि दे शुड नॉट हैव द इंडिपेंडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, जैसे होता है कि नॉर्मल किसी भी एम्प्लॉय के साथ कुछ भी गलत होता है तो वो क्या है, एक रिड्रेसल, जहाँ पे भी ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है वहाँ पे जाके अपना दुहाई लगाता है कि मेरे साथ ये हुआ है। तो ये सब चीज़ें भी गिग वर्कर्स के लिए नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है पैक्ट साइंड यूजिंग द पार्लियामेंट डेटा फॉर द एआई मॉडल। तो यहाँ पे एआई मॉडल जो हम अभी एआई मिशन चला रहे हैं इंडिया में, क्योंकि हम खुद का अपना डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कितना भी चैट जीपीटी या ये लोग पब्लिक कर रहे हैं कल को वो रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे। अभी देखिए चैट जीपीटी ही रिस्ट्रिक्टेड हो गया, अभी आप पैसा पे कीजिए, मांगने लगे ना आप पैसे, धीरे धीरे ये है कि कुछ ही एरिया में आपको अलाउ करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती है कि जब तक खुद के देश का नहीं होता है तब तक हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पे होती है। तो अभी हमने स्टार्ट किया है, जो मेन हमें बनाना है एआई, अभी जो लैंग्वेज मॉडल है उसके लिए क्या चाहिए, डेटा चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके लिए क्या यूज होता है, जीपीयू। व्हाट इज द जीपीयू? जीपीयू ही मेन बेसिस है जो एआई बनाने का। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मेन हमें इसी के बेसिस पे बनेगा। जो अगर आपको, क्योंकि इसमें होगा कि वो टेक्स्ट जो है वो रीड करता है, किस तरीके से प्रोसेसिंग करना है, किस तरीके से उसको एसिमुलेट करना है, ये सब चीज़ें जीपीयू के थ्रू ही होता है। उसमें इमेज भी पढ़ लेगा आपका, ठीक है, वीडियो का भी, उसमें जितना भी है कि वॉइस उसमें जा रहा है उसको भी वो सेपरेट कर देता है। तो ये सब चीज़ों के बेसिस पे होगा।
रेलवे का काफी हम लोग कल भी डिस्कस किए थे कि रेलवे का जो है वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन है, कल पढ़ रहे थे। व्हाट इज द क्रॉस सब्सिडाइजेशन, बताइए। क्रॉस सब्सिडाइजेशन कल भी पढ़ा था, कल आए नहीं थे आप लोगों में से? आप बताइए। रेलवे में मैं कल बता रहा था ना, क्रॉस सब्सिडाइजेशन है। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी कल इन्होंने दिया है। कल ही तो बताया था, इतना सिंपल। क्रॉस सब्सिडाइजेशन रेलवे में अगर देगा तो किसके किसके बीच में हो सकता है? क्रॉस का मतलब इधर से इधर सब्सिडी देना, इनको पैसा देना, इनसे लूट के उनको देना, पैसा इनसे ले लूं और उनको दे दूं, यही है। पैसेंजर वालों से वोट मिलता है पैसेंजर से, तो उनका सस्ता रखें और उनका पैसा जो घाटा लग रहा है इनका दुगुना करके इनसे लें। अब पैसेंजर, इन्होंने काफी अच्छा कल पार्लियामेंट में बोला भी है, कल बोला इन्होंने कि हमें हर एक पैसेंजर पे 1 किलोमीटर पे 1 रुपये 38 पैसे हमारा लागत लगता है और हम लेते हैं 71 पैसे। आर यू गेटिंग ना कि 1 रुपये 38 पैसे पैसेंजर का ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है और ये कितना लेते हैं, चार्ज जो लेते हैं वो 71 पैसे लेते हैं। तो दुगुना से भी हो गया ना। 2020 से इन्होंने कहा है कि हम बढ़ाए ही नहीं है। 53% ऑफ द कॉस्ट वाइल द रिमेनिंग 47% सब्सिडाइज्ड, ये हाल है। तो अब ऐसा हाल होगा तो कैसे हम सिक्योरिटी जो है, सेफ्टी पे हम वो लेते हैं ना, फिर सर्विसेज कैसे देंगे? जब आप पैसे ही नहीं दे रहे हैं तो फिर आप सर्विसेज कैसे देंगे? तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए अभी क्यों एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं? क्योंकि जब अब पैसेंजर पैसे नहीं देगा, रेलवे क्या है, मजबूरी में उसी में काम चलाएगा, घाटा सहेगा, इधर से इधर क्रॉस सब्सिडी करेगा। लेकिन जब तक क्रॉस सब्सिडी करेगा, जब तक कि जो गुड्स ट्रेन है वो भी तो कुछ दिन में डाइवर्ट करेंगे अपना, उनको भी तो लगेगा कि ट्रक वाला सस्ता है, एक लेवल तक ही जाएंगे, एक लेवल के बाद ट्रक सस्ता होने लगेगा, अदर ट्रांसपोर्टेशन सस्ते होने लगेंगे। तो इसकी भी एक लिमिटिंग फैक्टर है। तो लॉन्ग टर्म के लिए रेलवे सस्टेनेबल नहीं है। ये सब चीजें आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब देखिए इनका खर्चा मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, स्टाफ का पैसा दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं और पेट्रोल डला रहे हैं। जो इनका फ्यूल कॉस्ट है इसी में ही मेजर कॉस्ट है। ऊपर के तीनों देखिए, दैट इज मोस्टली इनटू द पेंशन, जो सैलरी एंड जो सब्सिडी फिलअप करवा रहे हैं। चंद्रमा पे पानी है कि नहीं है, आप बताइए। पानी है? पूजा, श्रेया, क्या पढ़ लिया है? किस फॉर्म में है? हाँ? चंद्रयान डेटा से वाटर आइस इजियर टू फाइंड ऑन मून दैट देन बिलीव्ड, ठीक है क्या? है, आइस फॉर्म में है, पानी है, मिल भी गया है। और यही है कि वहाँ पे जो है इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से अभी, मतलब फुल प्रूफ है कि पानी मिल गया है, ठीक है। किस किस एरिया में मिला है, वो मेन है जो पोलर एरिया है वहाँ पे मिला है। लेकिन दिक्कत है कि उसको करें कैसे, टैप कैसे करें, क्योंकि वहाँ का जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेरिएशन टेम्परेचर का है, बहुत हाई है। तुरंत दिन में इतना गर्मी होगा कि लगेगा जल जाएंगे, रात ऐसा होगा लगेगा कि जम जाएंगे। दैट इज द एकदम होता है ना कि फ्रीजिड फ्रीजिड कंडीशन वहां रात होती है, दिन में लगेगा कि दैट इज वेरी वेरिएशन। तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। Aside from the drinking water, sanitary needs of the astronauts, ये भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि अब सब कुछ हम वहीं पे करेंगे, कि वहां पे जाके हम पूरा टॉयलेट बनाएंगे, एवरीथिंग विल बी इंस्टॉल देयर, ठीक है। तो अभी काफी प्रोग्रेस है। यूजिंग मून वाटर एज ए फ्यूल फॉर द रॉकेट लॉन्च फ्रॉम द नेचुरल सैटेलाइट, हम ये भी सोच रहे हैं कि अब फ्यूल भी हम वहीं से ले जाएं, क्यों हम इतना यहीं से भर के भेजें। And now we are thinking about the moon's day are intensely hot while the nights are frigid cold. दिक्कत यहाँ पे है कि जो कंडीशन है दैट इज वेरी मच वेरिएबल, ठीक है। और इतना ज्यादा वेरिएबल है कि यहाँ पे कई बार टेम्परेचर होगा 70 डिग्री,
उनके पास जाते जाते डिग्री जो गिर के आ जाएगा 20 डिग्री का डिफरेंस आएगा। नॉर्मल ऐसा नहीं माना जाता है, ऐसा माना जाएगा कि पूरे गोरखपुर में 30 डिग्री है तो पूरा गोरखपुर 30 या 32 डिग्री रहेगा। अधिक से अधिक 1-2 डिग्री का गांव में चले जाए 5-6 किलोमीटर तो डिफरेंस आएगा ड्यू टू द वो वेजिटेशन। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कुछ और डिग्री टेम्परेचर है, थोड़े दूर आगे जाइए तो दैट इज वेरी डिफरेंट। तो दैट इज द सो मच वेरिएशन। Scientists thought water ice existed in stable quantity only at the pole. The study shows that the certain higher latitude location may provide a similar environment as near the pole for the water ice to accumulate at shallow depth. तो वो और जगहों पे भी है, अभी तक समझा जा रहा था कि पोल पे है, लेकिन दूसरे लैटिट्यूड पे भी इस तरीके का हमें आइस वाटर मिलने के बहुत चांसेज हैं। लास्ट न्यूज अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। पॉकेट्स ऑफ इंसुलेटेड साउंड, संरक्षित ध्वनि के पॉकेट। व्हाट आर द ऑडिबल कॉन्क्लेव्स? ऑडिबल कॉन्क्लेव्स क्या है? पॉकेट्स ऑफ साउंड्स। देखिए, ऑडिबल इनक्लेव्स और द पॉकेट ऑफ साउंड्स इस तरीके की बात की जा रही है जैसे कि मैं यहाँ पे, इनको मानिए मन कर रहा है करंट अफेयर्स पढ़ने का, उनको मन कर रहा है इन्वायरमेंट पढ़ने का, इनको मन कर रहा है एथिक्स पढ़ने का। क्लास हमारे पास एक है, ठीक है। यहाँ पे एथिक्स के टीचर, मैं और एक और टीचर जो इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं, 3 टीचर पढ़ा रहे हो, तीनों एक साथ पढ़ा सकते हैं? अभी तो नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारा जो साउंड है वो मर्ज होगा, एक ही साउंड जो है सो सेम होगा, ठीक है। हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके से हम मशीन डेवलप करें कि मैं बोलूं और उनको सुनाई दे। तो उस तरीके का हम डेवलप करें कि मैं बोलूंगा सिर्फ उनको सुनाई देगा। यहाँ का एथिक्स का टीचर बोलेगा कुछ ऐसा हम मॉड्यूलेट करेंगे कि उनका इनको सुनाई देगा, एथिक्स वाले का उनको सुनाई देगा। तो इसके लिए हम ये करेंगे, साउंड का क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ, जो सामने के पार्टिकल्स हैं उनको वो कंप्रेस करते हैं, फिर वाइब्रेशन होता है वो आपके कानों तक जा रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं है। हम इसी को मॉड्यूलेट करके कंट्रोल कर लें, जैसे कि फोन में क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करके कंट्रोल करते हैं, आपके पे ही जाता है। सेम उसी मीडियम में हम इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि माइक बनाओ और स्पीकर उनके कान में लगा दो, मैं बोलूँ और सिर्फ उन्हीं को सुनाई दे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पहले मॉड्यूलेशन करना होगा कि एक फ्रीक्वेंसी पे बनानी होगी, फिर फ्रीक्वेंसी इस तरीके का होनी हो कि जब मैं बोलूं तो वो साउंड फॉर्म में हो, ऑडिबल फॉर्म में हो। ऑडिबल फॉर्म कितना होता है? नॉर्मल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, यही होता है, यही होता है नॉर्मल। 1 से 4 के बीच में हम ह्यूमंस का नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी करूं कि जब रास्ते में रहे तो उस फ्रीक्वेंसी के नीचे आ जाए, 20 से कम आ जाए, सुनाई नहीं दे, फिर उनके कान के पास जाए तो फिर वो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हो जाए, चेंज होता है। फोन में भी ऐसा होता है। तो इस तरीके का जो हम इन्वेंशन करना चाहते हैं कि मानिए कि कोई म्यूजियम है, वहां पे कुछ बोल रहा है तो ऐसे पूरा आवाज सुनाई देता है, केवल स्पीकर्स आते वक्त उनके कान में लगा दिया जाए, उसको जो भी इंस्ट्रक्शन देना है वो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो लाउड पोल्यूशन नहीं होगा, जो नॉइज पोल्यूशन है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि थोड़ी हम चीजों को और क्या करेंगे, कस्टमाइज कर देंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 4 क्लास चला सकते हैं एक ही साथ, एक ही चीज को यूज करके। तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं क्योंकि दैट इज पॉसिबल ओनली बाय द दिस पॉकेट ऑफ इंसुलेटेड साउंड। अगर ये हम लोग क्रिएट कर दें तो ये होगा। तो साउंड का क्या है, फ्रीक्वेंसी घटा देना है यहाँ पे, वापस उनके जब कान पे जाएगा तो वापस उस फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा, बीच में जब ट्रेवल करेगा तो किसी को नहीं सुनाई देगा। यही हम कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट अबाउट दिस साइंस। देहुल मैसाकर में 34 दलितों को मार दिया था, तो वो उसका 44 साल बाद कल वर्डिक्ट आया है, तो इसीलिए न्यूज में है। तो डीले इन जस्टिस की जब बात होती है तो इस तरीके का न्यूज आप दिखा सकते हैं, और खासकर वीकर सेक्शन के खिलाफ तो ये चीजें आप दे सकते हैं। जस्ट एथिक्स में यूज कर सकते हैं, एसए में यूज कर सकते हैं। टर्म्स एंड साइलेंस ऑफ अमेरिकाज यूनिवर्सिटीज, तो ये मेन है कि जो वहाँ पे ऑथोरिटेरियन टाइप का बिहेवियर है उसी को इन्होंने डिस्कस किया है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज जानिएगा, जो एडवर्ड सईद का नाम सुना है, सईद, एडवर्ड सईद,
एडवर्ड सईद बहुत फेमस है, ये ओरिएंटलिस्ट थिंकर कहे जाते हैं, जो पूरब के बारे में, मतलब पूरब का जो नहीं होता कि एडवोकेसी करें। जैसे नॉर्मल माना जाता है कि वेस्ट इज सुपीरियर, यही हमारा थॉट है कि वाइट मैन्स बर्डन, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो पूरब का भी एडवोकेसी करते हैं कि पूरब पहले से ही बहुत आगे रहा है, एडवांस रहा है, वो इन लोगों को हम लोग कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। तो एडवर्ड सईद का जो नाम आता है वो टॉप पे आता है, ये काफ़ी अच्छे थिंकर है ओरिएंटलिज्म का। जो हम लोग ईस्ट वाले, हमारी जो थॉट है उसको भी हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि हम भी एडवांस हैं, हम भी बेहतर हैं। बाकी ये सब पीसेस के लिए है। राज्यसभा फैसिलिटेट इलैयाराजा फॉर कंपोजिंग सिम्फोनियम। तो इलैयाराजा आजकल न्यूज में थे, यहाँ पे भी ही इज इन द न्यूज। इन पे का बीच में आरोप लग रहा था कि ये चुरा रहे थे, मतलब वेस्ट से, और यहाँ पे इनको इसीलिए अवार्ड दिया गया था। तो ये न्यूज में थे, तो अभी इनको राज्यसभा ने भी इनको अवार्ड दिया है फॉर द म्यूजिक कंपोजिशन में इनका नाम आता है। दूसरा न्यूज है कि 24th स्पॉट फॉर द फ्री स्पीच। इंडिया का भी एक सर्वे हुआ है, जो सर्वे हुआ है फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच, और यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया में कितना आप फील करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो टोटल 33 कंट्रीज थे, 33 में इंडिया का 24 पे है, तो भी अभी ठीक ठाक है। यहाँ पे एक बुक रिलीज किया है 1975 में, जो हमने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था, और बुक का नाम है मार्च ऑफ द ग्लोरी। तो पीसेस में इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, मार्च ऑफ द ग्लोरी किसने लिखा है, ये देख लीजिएगा। जो एंड कहाँ पे हम 1975 का वर्ल्ड कप जीते थे, कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर। This is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.